Hello students, welcome to UK campus once again. I am Saurav और UPSC EPFO के जनरल इंग्लिश की वोकैब की सीरीज में आज बारी एक नए कंपोनेंट की और ये नया कंपोनेंट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी लेट मी एक्सप्लेन। यू विल बी गिवन अ सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके बदले में आपको एक वर्ड चार ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट करना है जो उसके मीनिंग को फुलफिल करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट आई विल रीड इट आउट वंस अगेन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आउट ऑफ द फोर गिवन ऑल्टरनेटिव्स, चूज द वन which can be substituted which can be substituted for the given words or sentence। मतलब जो भी वर्ड्स या सेंटेंस आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको वो एक वर्ड चुनना है जो इनके बदले में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है और मीनिंग इनका इंटैक्ट रहे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन with a long experience of any occupation, a person with a long experience of any occupation। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, वेटरन, जीनियस, सीजन्ड और एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक, तो देखिए एम्बीडेक्स्ट्रस ये वर्ड मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी मतलब बोथ, और डेक्स्ट्रस मतलब हाथ से कोई कलाबाजी या हाथ की कोई कला जो आप हैंड से परफॉर्म करते हैं। तो जो इंसान दोनों हाथों को इक्वली यूज करता है उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। सीजन्ड हम बोलते हैं एज्ड लोगों को, एक्सपीरियंस्ड लोगों को। जीनियस होता है नेचुरल टैलेंट, ये आप जरूर समझते होंगे। और वेटरन कहते हैं जिसके पास किसी एक ऑक्यूपेशन का या किसी ऑक्यूपेशन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया वेटरन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। अब फर्स्ट इसका ऑप्शन है, देखिए एपीथेट। एपीथेट का मतलब होता है एब्यूजिव वर्ड जो किसी के लिए यूज करते हैं, किसी पर इल्जाम लगाना या कुछ लांछन लगाना। एपीग्राफ होता है कोटेशन एट द बिगिनिंग, एपीग्राफ हम कहते हैं कोटेशन एट द बिगिनिंग। ग्राफ मतलब होता है लिखना, ध्यान रखिएगा। सोलिलॉक्वी, सोलिलॉक्वी हम कहते हैं स्पीच जो आप खुद को देते हैं, स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ, जो खुद से आप बातें करते हैं, खुद से जो बातचीत करते हैं उसी को हम सोलिलॉक्वी कहते हैं। और एपिटैफ आपका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। किसी भी टॉम पे जो भी वर्ड्स लिखे जाते हैं उसी को हम एपिटैफ कहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टिल्दली डन। क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टिल्दली डन। स्टील मतलब चोरी, आप समझते हैं, जो काम आप चोरी चोरी चुपके चुपके करते हैं उसके लिए वन वर्ड आपको सब्स्टिट्यूट करना है। पहला वर्ड है आपका डेवियस। डेवियस का मतलब आपने डेविएट वर्ड सुना होगा, डेविएट मतलब भटक जाना, उसी से बना है डेवियस। ठीक है, आप इसको राउंड अबाउट भी कह सकते हैं, एक वर्ड से इसको रिप्लेस कर लीजिए राउंड अबाउट से। ठीक है, भटका हुआ जिसको आप बोलते हैं। बी वाला वर्ड है आपका नेफेरस, और देखिए जो नेफेरस वर्ड है और जो डी ऑप्शन आपके पास है जो विलन से बना विलेनस, तो नेफेरस और विलेनस दोनों का मतलब होता है विकेड, जिसको आप दुष्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, विकेट। दोनों का एक ही मीनिंग है, ध्यान रखिएगा, नेफेरस का भी और विलेनस का भी। और जो काम चोरी चोरी चुपके चुपके होता है उसी को आप सरप्टिशियस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होना चाहिए वो है सरप्टिशियस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। और इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है वीरान, इसके लिए आप बेहतर वर्ड यूज कर सकते हैं रैवेज। ठीक, रैवेज मतलब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ। दूसरा एब्सोल्यूट, आप समझते हैं, एब्सोल्यूट मतलब परफेक्ट कह लें, प्योर कह लें। ठीक, तीसरा वर्ड है आपका ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट ही आपका करेक्ट आंसर है। जो चीज अब यूज में नहीं है उसी को हम ऑब्सोलीट कहते हैं। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज इज नोन एज ऑब्सोलीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑब्सोलीट। और प्रिमिटिव मतलब आप अर्ली स्टेज, प्राचीन, आप समझते ही है। क्वेश्चन नंबर 5, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग। पहला आपका मॉरल, तो मॉरल तो चलिए पॉजिटिव वर्ड है जिसको राइट और रॉन्ग समझ में आता है। दूसरा है आपका ई मॉरल, यही आपका करेक्ट आंसर है। ई मॉरल का मतलब होता है जिसके पास सेंस ही ना हो कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है,
आपके पास सी वाला वर्ड है इमोरल। देखिए दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, ये मॉरल और इमोरल सेम है, तो हो सकता है यू माइट गेट कंफ्यूज कि सर बी क्यों आंसर है, सी क्यों आंसर नहीं है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एमोरल हम उसको कहते हैं जिसको सही और गलत का सेंस नहीं होता, हैविंग नो सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इमोरल उसको कहते हैं कि हु नोज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और फिर भी इंटेंशनली कोई गलत काम करता है, उसको हम इमोरल कहते हैं, जो बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, ठीक है। और इमोर्टल आप समझते हैं, वन हु कैन नॉट डाई, अमर जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, एक इंसान जो वॉर के खिलाफ होता है, लड़ाई के खिलाफ या मिलिट्री फोर्सेस के यूज के खिलाफ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो पहला वाला वर्ड है आपके पास फासिस्ट। फासिस्ट कहते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होता है। आई विल मेंशन हियर अपोज टू डेमोक्रेसी, अपोज्ड टू डेमोक्रेसी, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपके पास पेसिफिस्ट। तो पेसिफिस्ट ही उसको कहते हैं जो इंसान लड़ाई झगड़ा युद्ध ये सब इनके खिलाफ हो, मिलिट्री फोर्सेस का यूज ना चाहता हो। तीसरा है आपका नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ लवर, है ना, इन लव विद देमसेल्व्स। तो मैं सेल्फ लवर लिख दूं, जो सारा दिन खुद को ही बहुत एडमायर करने में लगा रहे, जिसको खुद से ही बेइंतहा प्यार हो, नार्सिसिस्ट, सेल्फ लवर। और फैटलिस्ट, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसको फैटल से कोई लेना देना नहीं, इसको फेट से लेना देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको फेट से लेना देना है, मतलब भाग्य। जो लोग फेट पे बहुत डिपेंडेंट करते हैं, बहुत डिपेंड होते हैं, और ये मेहनत नहीं करना चाहते कि ठीक है जो नसीब में लिखा होगा वो मिल जाएगा, उसी को हम फैटलिस्ट कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है आपके पास इमेजिनरी, पहला वर्ड है इमेजिनरी, तो इमेजिनेशन आप समझते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेट करना, आकलन करना या फोरटेल करना। तीसरा वर्ड है स्करिलस, यही वर्ड है स्करिलस, जिसका मतलब होता है जर्नल, मतलब किसी न्यूज़पेपर मैगजीन में किसी के खिलाफ, ये इलेक्शंस वगैरह के टाइम में जो होता है कि न्यूज़पेपर मैगजीन में एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहती हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहती हैं, ठीक है। तो ये 7th का आंसर हो गया आपका स्करिलस, ठीक है। और सार्कास्म आप बिल्कुल समझते होंगे, हिंदी में व्यंग कहते हैं। वैसे कोई भी आप कॉमेडी या कोई मजाक करते हैं जो किसी न किसी के जख्म को उगेड़ देता है, उसी को हम बोलते हैं सार्कास्टिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर। अब वो लॉ भी हो सकता है, कानून का भी सहारा आप ले रहे हैं, फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। भगवान या कानून की जब आप मदद लेते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने हेल्प के लिए, तो उसके लिए वन वर्ड क्या होगा? फर्स्ट वर्ड ही आपका आंसर है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब टू आस्क गॉड और एनी पावर फॉर हेल्प या योर प्रोटेक्शन, दैट इज इन्वोकेशन। इसमें आपके पास एक वर्ड है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन का मतलब होता है परेशानियां, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं आपके लाइफ में, उसी को इनवॉल्यूशन कहते हैं। इनअंडेशन, इनअंडेशन मतलब ऐसे हिंदी में एक शब्द है सैलाब आ जाना, सैलाब कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ अ वाटर बॉडी, सैलाब ओवरफ्लो ऑफ अ वाटर बॉडी, ध्यान रखिएगा, ओवरफ्लो ऑफ एनी वाटर बॉडी, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसी में एक वर्ड, अच्छा रिवोकेट करना, ये सब आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। fear of being enclosed in a small closed place, fear of being enclosed in a small closed place। तो ये देखिए सारे वर्ड्स तो आपको फोबिया ही दिख रहे हैं। पहला वर्ड है आपका एगोरोफोबिया, ये जो है ओपन स्पेस का डर है। फोबिया का मतलब फियर आप समझते हैं, ओपन स्पेस, जिसको खुली जगह में डर लगता हो, ध्यान रखिएगा, उसी को हम या भीड़ भी कहते हैं, कहीं कहीं क्राउड भी कहा जाता है। आई वुड बेटर मेंशन बोथ द वर्ड्स, जिसको भीड़ से डर लगता हो या ओपन स्पेस से डर लगता हो, एगोरोफोबिया। और क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं छोटी जगह में बंद हो जाने के डर को, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन भी है, कुछ लोगों का जैसे लिफ्ट हो गया, छोटा रूम हो गया, इन सब में डर लगता है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक कहलाते हैं। अगला वर्ड है आपका जेनोफोबिया, जेनो मतलब स्ट्रेंजर्स, तो जिनको अजनबी लोगों से डर लगता है, जिनको स्ट्रेंजर्स से डर लगता है, उसी को हम जेनोफोबिया कहते हैं। और पैरानोइया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, पागलपन जिसको आप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। वन हु हैज नॉट
वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स इज, कोई जो आदी हो जाता है, लत लग जाती है जिसको, तो ये आप समझते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना है। एडिक्ट कहते हैं उनको जिनको किसी भी चीज की आदी हो जाते हैं, जो उनके बिना रह ही नहीं सकते। पहला वर्ड एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है अटल, ठीक है, जो जिद्दी हो जाए किसी बात पे। दूसरा एडिक्ट, ये भी एक एडिक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये लीगल कमांड होता है। दूसरा वाला वर्ड है आपका लीगल कमांड। हिंदी में समझने के लिए आपने सुना होगा कि उसके नाम का फरमान जारी हुआ है, ठीक है, तो उसी लीगल कमांड को हम एडिक्ट कहते हैं। और आखिरी वाला वर्ड है आपका डेरेलिक्ट। डेरेलिक्ट का मतलब होता है एबंडन्ड, जिस चीज को आपने छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, ठीक है, एबंडन्ड कहते हैं डेरेलिक्ट को। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इसको डायनेस्टी कहते हैं। फर्स्ट वाला ये आपका आंसर है, एक ही फैमिली के जो सक्सेसर्स होते हैं, ठीक है। लीनियज और एंसेस्ट्री, ये दोनों सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक, जिसको आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, वंश कहते हैं। अब प्रोजेनी का मतलब होता है डिसेंडेंट्स, जो रिसेंट वाले डिसेंडेंट्स हैं उसी को हम प्रोजेनी कहते हैं, ठीक है। तो सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली का आंसर था डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज को काट के दो हिस्से में कर देना, उसको हम सेवर कहते हैं। सेवर, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी चेक कर लीजिएगा, बी वाला सेवर, ठीक है। पहला वाला सीवियर आप समझते होंगे, सीवियर का मतलब होता है सीरियस। ही वॉज सीवियरली इंज्योर्ड, मतलब ही वॉज सीरियसली इंज्योर्ड, गंभीर चोट आई थी। सीवर आप समझते होंगे, सीवर हम बोलते हैं वेस्ट पाइप को, ठीक, ये सुना होगा आपने घर में भी ये टर्म्स, है ना, कि सीवर जाम हो गया है, मतलब वेस्ट पाइप जाम हो गया है। वैसे इसका एक और मीनिंग होता है, सीव मतलब सिलना, तो जो दर्जी होता है उसको भी सीवर कहते हैं। और ये सो मतलब, एक तो जब वर्ब में इसको यूज करिएगा तो सो सीड्स आप जानते होंगे, बीज बोना, लेकिन इसका नाउन में एक मतलब होता है जिसके लिए आप कह सकते हैं फीमेल हॉग, मतलब सुअरी जो होती है ना, लेडी सुअर, फीमेल हॉग, ठीक है। तो आपका आंसर था सेवर, सेवर मतलब दो भाग में बांट देना। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, फ्लैट मेटल और पोर्सलिन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। ये आपने देखा होगा, नेम प्लेट कुछ लगाते हैं, कुछ घरों में भी लगवाते हैं, दीवार पे फिक्स करवा लेते हैं, उसके लिए आपको वन वर्ड देना है। तो फर्स्ट वाला है आपका टैब्लोइड। तो टैब्लोइड तो रैग को कहते हैं। रैग होता है न्यूज़पेपर जो हाफ साइज में फोल्ड हो जाता है, तो रैग इज टैब्लोइड। दूसरा पोस्टर आप समझते ही हैं, बोर्ड आप समझते ही हैं। ये प्लेक जो है आपका, प्लेक, बहुत लोग इसको प्लाक भी कहते हैं, बट दिस वर्ड इज प्लेक। तो प्लेक ही, ये इसके दो मतलब है, एक तो दांतों वाला भी प्लेक होता है, और दूसरा जो फ्लैट मेटल या कोई भी प्लेट आप चाइना वाइना मिट्टी का जो फिक्स करते हैं दीवार पे सजाने के लिए या किसी की याद में, उसी को हम प्लेक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, इसमें ज्यादा नहीं परेशान होना, आप जानते हैं इसी को फ्रॉड कहते हैं। आजकल की दुनिया में बहुत चल रहा है पैसों का फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, बहुत तरह के फ्रॉड होते हैं। रॉबरी, पिक पॉकेट और थेफ्ट आप जरूर समझते होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ड्रामा। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, स्लाइड चेंज नहीं हो पाया था। A short poem or speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama, मतलब कोई ड्रामा खत्म होने पे लास्ट में जो कंक्लूड करने के लिए छोटा पोएम या कोई स्पीच दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है प्रोलॉग। लॉग मतलब होता है कन्वर्सेशन, ध्यान रखिएगा, लॉग मतलब कन्वर्सेशन। तो प्रोलॉग हम कहते हैं इंट्रोडक्शन को, जो आप किसी चीज का इंट्रो देते हैं स्टार्टिंग में, उसको हम प्रोलॉग कहते हैं। डायलॉग आप जरूर समझते होंगे, फिल्मों के लिए सुना होगा, मैं सिर्फ यहाँ दो लिख देता हूँ, टू, दो लोगों के बीच में जो बात होती है उसी को हम डायलॉग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टू पीपल। एपिलॉग इज योर आंसर। एपिलॉग, ये कंक्लूड करने के लिए, जब हम किसी चीज को कंक्लूड करते हैं तो वहां पे आप शॉर्ट पैसेज दे दीजिए या कोई पोएम बोल दीजिए या कुछ भी स्पीच आप देते हैं, उसी को हम एपिलॉग कहते हैं। और मोनोलॉग, व्हेन यू टॉक टू अ सिंगल एक्टर या स्पीच बाय अ सिंगल एक्टर, उसको मोनोलॉग कहते हैं। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू, याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप समझते होंगे। और प्रोलॉग इंट्रोडक्शन हो गया, एपिलॉग आपका कंक्लूजन हो गया, तो यही आंसर है 15 का आंसर सी, एपिलॉग। Question number 16, capable of being understood in either of the two or more possible senses
एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट। जो चीज डेफिनेट नहीं है, जिसके दो या ज्यादा मीनिंग निकलते हो, जो अस्पष्ट चीजें हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? तो आपके ऑप्शंस देखिएगा। एम्फीबियस, ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, बचपन से आप जानते हैं, वो एनिमल्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं उसको एम्फीबियस कहते हैं। एम्बिगुअस, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एम्बी मतलब होता है बोथ या दो। तो जिन चीजों के अलग अलग मतलब निकलते हैं, जो क्लियर नहीं होते हैं, उसी को हम एम्बिगुअस कहते हैं। ठीक है, तो 16 का आंसर है एम्बिगुअस। सी वाला वर्ड है 16 में एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, जिसको आप अनक्रिस्टलाइज्ड भी कहते हैं। और डी वाला कंफ्यूजिंग वर्ड आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, कर्ज ले लिया लेकिन चुका नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, उसी को हम इनसॉल्वेंट कहते हैं। उसी को हम इनसॉल्वेंट कहते हैं। और फर्स्ट वर्ड देखिएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वो है जो कैपेबल है अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा करने का। बैंकर और लेंडर आप जरूर समझते हैं। ठीक, तो जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसको हम इनसॉल्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग है तो देख लेते हैं। आंसर तो आप बिल्कुल समझ ही गए इसमें कि ऑब्सोलीट हो जाएगा। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज को आप ऑब्सोलीट कहते हैं। पहला वर्ड है आपके पास ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर। ऑब्सक्योर मीन्स नॉट क्लियर। ठीक है, प्रिस्टीन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। प्रिस्टीन होता है ओरिजिनल कह लें, जेन्युइन कह लें। और लैप्स्ड मतलब जानते हैं, नो लॉन्गर एक्टिव। ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रिपीट हो गया, लेकिन फिर भी जान लेते हैं, कोई बात नहीं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। देखिए इसमें छोटा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। ये आई और ई याद रखिएगा, बस इतना ही आपको कंफ्यूजन होगा। आई से होता है इंपोर्ट, ठीक, और ई से होता है एक्सपोर्ट। तो याद रखिएगा, जो आए, जो आपकी कंट्री में आता है वो इंपोर्टेड हो गया, तो वो एमिग्रेंट हो गया। और जो कंट्री छोड़ के एग्जिट कर जाए, चला जाए, एक्सपोर्टेड हो जाए, एग्जिट कर जाए, वो एमिग्रेंट हो गया। यहाँ बात आने की हो रही है, पर्सन कमिंग, है ना। तो कमिंग वाली बात में इमिग्रेंट को आप टिक करेंगे, और अगर ये गोइंग होता तो एमिग्रेंट को टिक करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ध्यान रखिएगा, समवन इज कमिंग दैट इज इमिग्रेंट, और someone is going outside, exiting from somewhere, that is emigrant। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। कोई काम जो हो सकता है उसी को हम बोलते हैं फिजिबल। हम लोग फ्रेंड सर्कल में ही बोलते हैं, यार इतना फिजिबल हो पाएगा तुम्हारे लिए काम, तुम कर पाओगे। ठीक, प्रोबेबल मतलब पॉसिबल, आप समझते हैं कि इस काम की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। अगला वर्ड है इसमें टेनेबल। टेनेबल मतलब होता है क्लियर। क्लियर मतलब मेरा कहने का है कि बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग, जिस बात का रीजन हो, कारण हो, उसी को हम क्लियर बोलते हैं। और एक्सप्लिकेबल मतलब भी होता है क्लियर। ये दोनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिनोनिम से, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लिकेबल एंड टेनेबल मींस क्लियर। आंसर था आपका फिजिबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, इसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं, याद रखिएगा, पॉलीग्लॉट। ठीक, लिंग्विस्ट हम उसको बोलते हैं who speaks many languages। थोड़ा सा दोनों में बहुत हल्का सा न्यूआंस है, कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया और आंसर पॉलीग्लॉट ही है इसका, तो प्लीज गो विद दैट। ट्रांसलेटर आप जरूर समझते हैं। फोनेटिशियन, फोनी मतलब होता है साउंड, तो जो साउंड्स में डील करता है, वो साउंड सीखता सिखाता, उसको हम फोनेटिशियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो नॉर्मल रूल्स जो होते हैं किसी भी समाज के, सोसाइटी के, उसको नहीं फॉलो करता, उसको हम बोहेमिया कहते हैं। एक रैपर का भी नाम है, तो ये आपको इजीली याद रहेगा। आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर, कलाकार। पार्टीजन हम कहते हैं जो किसी एक पार्टी को डिवोटेड हो बहुत ज्यादा, जिसको आप कट्टरपंथी भी कहते हैं। और फिजिशियन तो आप डॉक्टर समझते ही हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर। एक चीज को दूसरे चीज के बगल में सजा के रखने को हम क्या कहते हैं? तो पहला वर्ड है आपका इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है जबरदस्ती कोई काम करवाना, इसको कॉम्पेल कहते हैं। ठीक है, कॉम्पेल टू डू समथिंग। दूसरा है आपका रिपोज। तो रिपोज का मतलब होता है रेस्ट करना। रिपोज का मतलब रेस्ट करना।
जक्स्टापोज का मतलब होता है एक चीज को दूसरे चीज के पास अरेंज करके वन बाय वन रखना। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन था प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर, एक चीज को दूसरी जगह रखना। और एक्सपोज का मतलब आप समझते ही हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। टू थ्रो और ड्रॉप unnecessary goods, to throw or drop unnecessary goods or fuel from a ship, an aircraft or a spacecraft। ठीक है, जो अननेसेसरी गुड्स किसी भी शिप पे किसी एयरक्राफ्ट पे हो उसको फेंक देना या ड्रॉप कर देना, उसको हम बोलते हैं जेटिसन। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जेटिसन। ठीक है, पहला वर्ड है आपका कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना, ओवरटर्न जिसको आप बोलते हैं। ओवरटर्न एक्सीडेंटली कोई गाड़ी पलट गई, ट्रेन पलट गई, ट्रक पलट गया। ठीक, एंथ्रॉल का मतलब किसी को देख के मोहित हो जाना, जिसको आप स्पेल बाउंड कहते हैं। किसी को आपने देखा, कोई बहुत सुंदर चीज देख ली तो स्पेल बाउंड रह गए। और वॉली का मतलब होता है अटर रैपिडली या स्ट्राइक एनीथिंग विदाउट टचिंग ग्राउंड, इसलिए वॉलीबॉल हम कहते हैं उस खेल को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, ये वर्ड बहुत बार आया है, जिसको पैंडेमोनियम कहते हैं। एजिटेशन मतलब ही होता है फालतू का एक्साइटमेंट। रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति। और स्टर मतलब होता है इमोशनल एजिटेशन। स्टर मतलब इमोशनल एजिटेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हम पैंडेमोनियम कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से काफी अलग होते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम का डेट अब आ चुका है, जो है 5 सितंबर। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने आपके दोस्तों को, बच्चों को, उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारे चैनल यूके कैंपस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।